तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 2014 के केदारनाथ हादसे में मारे गए लोगों के परिवार से, जिन्हें बीमा कंपनी इसलिए मुआवजा देने से इनकार कर देती है क्योंकि जो लोग मृत घोषित किए गए हैं उनके सभी राहत एजेंसी नहीं खोज सकी और अदालत में भी यहाँ बीमा कंपनी ही जीतती है। तो इसी परिवार की एक लड़की ज्योति कर्ज चुकाने और घर चलाने के लिए विदेश जाने का फैसला करती है। देश में लगी नौकरी वह एक बुजुर्ग की नौकरी बचाने के लिए कुर्बान कर चुकी है। घर पर वह मस्कट जाने का बताती है, जबकि वह मौसूल मतलब इराक में 80,000 रुपए की सुपरवाइजर की नौकरी के लिए हाँ कर देती है। और फिर कुछ दिनों के बाद ज्योति पहुंच जाती है इराक। एक ऐसी लड़की जो अपने शहर से भी कभी बाहर नहीं निकली, वो एक ऐसे देश पहुंच जाती है जहां पर की युद्ध के हालात हमेशा बने रहते हैं। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो वहां पर उसका मैनेजर रफीक उसे मिलता है और रफीक जब ज्योति को यहाँ के हालात बता ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर सामने एक वो घटना होते हुए देखते हैं जहाँ पर कि एक लड़की के छाती पर एक बॉम्ब लगा हुआ था। बॉम्ब डिफ्यूज करने वाले बहुत कोशिश करते हैं उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की, लेकिन आखिर में वो उस लड़की को नहीं बचा पाते हैं, जिस वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और सभी लोग बुरी तरह से सदमे में पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ा सदमा यहाँ पर ज्योति को लगा था क्योंकि ऐसे हालात उसने कभी भी नहीं देखे थे। उसे यहाँ पर डर लगने लगा था, लेकिन उसे दिलासा दिया जाता है कि ऐसे हादसे बहुत कम होते हैं। लेकिन वहाँ के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने लगे थे, हालात बद से बदतर होने लगे थे। ISIS के लोग दूसरे देश के लोगों को बुरी तरह से मार रहे थे और लड़कियों को अपने कब्जे में कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर रफीक ज्योति को बताता है कि हम बिल्कुल सेफ जगह पर हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो यहाँ पर सभी लोगों से मिलवाता है और साथ में सभी लोग खाना भी खाते हैं। धीरे धीरे करके रफीक यहाँ पर ज्योति के नजदीक आने लगता है। वो यहाँ पर ज्योति को काम सिखा रहा होता है और कहीं ना कहीं ज्योति को भी अब रफीक पसंद आने लगा था और उसे यहाँ की जगह भी पसंद आ गई थी। उसे काम भी काफी अच्छा लगा था क्योंकि उसे काफी कम काम करना होता है और सैलरी उसकी 80,000 थी। लेकिन एक रात जब वो उठती है तो वो देखती है कि कई जगहों पर धमाके हो रहे हैं और ये चीजें वो साफ देख पा रही होती है, मतलब कि माहौल फिर से बिगड़ने लगा था। इसलिए अगले दिन जो भी काम करने वाले यहाँ पर लोग थे वो अपने पासपोर्ट की मांग करते हैं, लेकिन यहाँ की जो मैडम होती है वो कहती है कि हमें 3 इम्पोर्टेंट ऑर्डर मिले हैं और उन्हें कंप्लीट करना होगा, जिसके बाद ही आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते इससे पहले ही रफीक देखता है कि वो ISIS के लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं। उन्हें मालूम है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है क्योंकि ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा घिनौने होते हैं। इसलिए यहाँ पर जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं उन सभी को बेसमेंट में छिपा दिया जाता है। लेकिन उनके लीडर को बहुत अच्छे से मालूम है कि यहाँ के लोगों को इन लोगों ने छिपा दिया है। रफीक और उसके साथ 2 लोग और थे जो कि इन लोगों के सामने खड़े हुए थे। वो लोग उन लोगों का पता पूछ रहे थे, लेकिन रफीक तो नहीं बता रहा था। लेकिन रफीक के बाजू वाले आदमी ने उस आदमी को सब कुछ बता दिया था। तो जैसे उन लोगों को मालूम चला कि ये सारे लोग बेसमेंट में छिपे हुए हैं तो सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और सारी लड़कियों को वो अपने कब्जे में कर लेते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये लोग हम सभी लोगों को मार देंगे। लेकिन यहाँ पर वो लड़कियों को तो नहीं मारते हैं, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले जितने भी आदमी थे वो उन सभी लोगों को लाइन से खड़ा करके बेरहमी से मार दिया जाता है। और यहाँ से इन सारी लड़कियों को एक खुफिया जगह पर ले जाया जाता है, मतलब कि इनके खुफिया अड्डे पर, जहाँ पर लड़कियों का भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सभी को काले बुर्के पहना दिए जाते हैं और बारी बारी से वो आदमी इन सभी को सिलेक्ट कर रहा था। लेकिन सबसे पहले वो यहाँ पर ज्योति को सिलेक्ट करता है। ज्योति को वो अपने साथ ले जाता है और यहाँ पर ज्योति भीख मांग रही होती है कि उसे छोड़ दे, लेकिन यहाँ पर वो आदमी ज्योति के साथ बदसलूकी करता है। बाद में उसे पता चलता है कि ज्योति के शरीर से बदबू आ रही है, इसलिए वो उसे नहाने के लिए बाथरूम में भेज देता है। लेकिन पीछे पीछे वो आदमी भी उसके पीछे आ जाता है और उसके साथ बदसलूकी करने लगता है। लेकिन यहाँ पर ज्योति को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को पीछे धक्का दे देती है और इसी धक्का मुक्की में गलती से वो आदमी मारा जाता है। ये देखकर ज्योति पूरी तरह से हैरान रह जाती है और फौरन ही यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो यहाँ से भागने में असमर्थ होती है। वो पकड़ी जाती है और अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो मारी जाएगी। लेकिन तभी यहाँ पर असद नाम के इनके लीडर की एंट्री होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा दरिंदा है। लोगों को मारने से पहले वो 2 बार नहीं सोचता। यहाँ पर वो ज्योति से मिलता है और उससे कहता है कि तुमने हमारे सबसे खास आदमी को मारा है, इसलिए तुम्हें सजा के रूप में जिंदगी भर मेरी जोरू बनकर रहना होगा। उसकी पहले से 4 पत्नी थी, लेकिन अब यहाँ पर ज्योति को भी वो अपनी जोरू बनाना चाहता था। लेकिन ज्योति को यहाँ से किसी भी हालत में अपने घर पहुँचना था, लेकिन अब ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। अब हर रात असद जो है वो ज्योति के साथ गंदे काम करता है और ज्योति कुछ भी नहीं कर पाती है क्योंकि उसने उसके खास आदमी को मारा है।
असद यहाँ पर छोटी छोटी 2 बच्चियां भी थी, उनके साथ भी गंदे काम करता है। ये सारी चीजें देखकर ज्योति को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकती है। उनकी एज लगभग 10 से 12 साल होगी, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन एक दिन जब असद सो रहा होता है, तब यहाँ पर ज्योति जो है वो उसकी गन को चुरा लेती है और उसके दोनों हाथों में हथकड़ी भी बांध देती है और गन पॉइंट पर रखकर वो उसे बाहर का रास्ता पूछती है। लेकिन तब तक हम देख पाते हैं कि असद के सारे फौजी यहाँ पर आ चुके थे। वो हथियारों से लैस थे और वो एक ही इशारे पर ज्योति को मार सकते थे, लेकिन ज्योति ने असद के सर पर गन तान रखी थी, इसलिए वो सारे लोग भी कुछ नहीं कर सकते थे। और यहाँ पर ऐसे ही करते करते ज्योति उन दोनों लड़कियों के अपने साथ लेकर एक कार से भाग निकलती है, लेकिन बीच रास्ते में ही असद उस कार से कूद पड़ता है और ये देखकर ज्योति जो है वो असद को शूट कर देती है। उसने पहले कभी गन नहीं चलाई थी, लेकिन आज उसे चलाना पड़ा, जिसके बाद अगली सुबह तक वो पहुंच जाते हैं आर्मी के कुछ सोल्जरों के पास, जहां पर उसे पहुंचकर ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर उनकी जान बच जाएगी, क्योंकि आर्मी के लोग ISIS के लोगों के खिलाफ थे। यहाँ पर वो आर्मी के लोग उन लोगों को खाना खिलाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो यहाँ पर बिल्कुल सेफ है, लेकिन तभी यहाँ पर ज्योति जो है वो उनकी सारी बातों को सुन लेती है। उसे मालूम चल जाता है कि असद और असद के लोग यहाँ पर कभी भी पहुंच सकते हैं, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि असद जिंदा है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर ज्योति उन दोनों लड़कियों को लेकर अपने साथ तुरंत ही निकल पड़ती है। यहाँ पर वो अपनी कार को उठाती है और कार के पीछे वो सारे सोल्जर्स और असद के लोग लग जाते हैं। यहाँ पर ज्योति जो है वो काफी बहादुरी से अपनी कार को लेकर भागती है। वो सारे मिलिटेंट उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन ज्योति यहाँ पर उन सभी को सबक सिखाकर ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर कि उन्हें पहले पहुंच जाना था। वो पहुंच जाते हैं कैंप पर, जहाँ पर के रियल फौजी थे जो कि सभी लोगों की मदद कर रहे थे और बारी बारी से सभी को अपने देश पहुंचाया जा रहा था। दूसरी तरफ हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी पूरी तरह से सहायता कर रही थी कि जो भी इराक में फंसे हैं उन सभी को वहां से बाहर निकाला जाए। तो अब ज्योति को बाहर निकलने के लिए उसकी एक नई आइडेंटिटी बनाई जाती है, जिसमें उसका नाम मारियम सुल्तान था। उसे एयरपोर्ट भेजा जाता है, जहां पर कि वो बगदाद के एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। वहां से उसे इंडिया के लिए फ्लाइट लेनी थी, लेकिन तभी यहाँ पर ज्योति देखती है कि असद और असद के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने इस पूरे के पूरे एयरपोर्ट को सीज कर दिया है और जो फ्लाइट उड़ने वाली थी वो उसे भी रद्द करवा देते हैं। यहाँ पर ज्योति जो है वो किसी तरह से टॉयलेट में छिप जाती है, लेकिन पीछे पीछे असद के लोग भी आ जाते हैं। जैसे ही असद के लोग टॉयलेट में घुसते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ज्योति खिड़कियों के रास्ते से भाग गई है। वो बाहर भी उसका पीछा करते हैं और काफी जगह पर ढूंढते हैं, लेकिन ज्योति पानी के टैंक में डुबकी लगाकर बहुत देर तक सांस रोककर छिप जाती है। जैसे ही वो सारे मिलिटेंट यहाँ से जाते हैं तो ज्योति पानी के बाहर आती है और उसके अंदर सांस में सांस आती है, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि वो बच गई है। लेकिन रात को जब वो अपनी फ्लाइट देख रही होती है तभी पीछे से एक आदमी आता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रफीक होता है। क्योंकि रफीक को जान बचानी थी इसलिए वो उनके साथ काम करने लगा था। रफीक से यहाँ पर ज्योति कहती है कि ये एक आखिरी फ्लाइट है, अगर ये फ्लाइट चूक गई तो वो कभी भी इंडिया नहीं पहुंच पाएगी। तुम किसी तरह से यहाँ की लाइटें बंद कर दो ताकि मैं उस प्लेन तक पहुंच सकूं। तो ज्योति के कहने पर रफीक ऐसा ही करता है। वो सारे एयरपोर्ट की लाइटें बंद कर देता है और इसी का फायदा उठाकर ज्योति पहुंच जाती है उस प्लेन तक। लेकिन यहाँ पर रफीक जो है वो ज्यादा देर तक लाइटें बंद नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ पर असद के लोग आ जाते हैं और वो रफीक को मार गिराते हैं। यहाँ पर प्लेन की भी चेकिंग हो रही थी, लेकिन ज्योति जो है वो लोगों को चेकिंग के दौरान भी नहीं मिलती है, क्योंकि वो प्लेन के चैम्बर में छिप गई थी। तो यहाँ पर उस फ्लाइट को भेज दिया जाता है और ज्योति जो है वो सही सलामत इंडिया पहुंच जाती है।